नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है और हर जगह काम आने वाला है। ये हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में, जॉब में, इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये छोटे से छोटे लेवल से लेके यूपीएससी के, आईएएस के एग्जाम्स तक में आपको देखने को मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। तो आइए इस टॉपिक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये है क्या और ये किस तरीके से हमें फ़ायदा देगा और हम किस तरीके से इस कोर्स में आपको हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इंग्लिश बेसिकली है क्या? इंग्लिश बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। जी हाँ, सिर्फ एक लैंग्वेज। जैसे अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से लोग इंग्लिश में बात करते हैं, एक लैंग्वेज है सिर्फ। लेकिन फ़र्क क्या है? डेली लाइफ में हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं आपस में, हम डेली बोलते हैं, करते हम इंग्लिश भी है, लेकिन हम उसको फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, फॉर्म हम इंग्लिश में भरते हैं, लेकिन हम बातचीत नहीं करते हैं डेली। तो इसलिए हमें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन घबराइए मत, इस कोर्स के दौरान हम लोग आपकी इंग्लिश भी ठीक कर देंगे। आप बस डेली हर एक लेसन को फॉलो करते चलिए। अब लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली? लैंग्वेज के बारे में पता करते हैं। लैंग्वेज होती है भाषा, और भाषा होती है दो प्रकार की। एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल होती है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, और नॉन वर्बल होती है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं रिश्तेदार के घर गए हैं और वहां पे आप कोई शरारत कर देते हैं, तो आपकी माताजी आपको टोक देती हैं और कहती हैं कि बेटा ये आपने गलत कर दिया, आपको इन्हें सॉरी फील करना चाहिए। ठीक है, तो आप उन्हें सॉरी बोल देते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन हुई, ये हुई वर्बल। उन्होंने आपको सपाट शब्दों में कह दिया कि आपने गलत किया और सॉरी बोलो, और आपने बोल दिया। तो ये हुई बोलने की बात, यानी आपने किसका सहारा लिया? शब्दों का, वर्ड्स का। वहीं आपके पिताजी साइड में बैठे हैं और वो आपको घूर रहे हैं गुस्से में। तो आप समझ जाते हैं कि आज धुलाई होने वाली है, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी है मैंने। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके पिताजी ने शब्दों का सहारा नहीं लिया, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ने आपको बताया कि आप गलत हो। अगर हम एग्जाम्पल लें तो वर्बल में जैसे कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, इवन इंग्लिश, ये वर्बल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन वर्बल में आती है साइन लैंग्वेज, जैसे हाथ के इशारे, उंगली के इशारे, आंखों के इशारे, चेहरे के एक्सप्रेशन। आप स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुश हैं। अगर आपका चेहरे के रंग उड़े हो, मतलब आप गुस्सा हो या आप नाराज हो या तो सैड हो। तो इसे कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात लगी है, तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में दो आदमी होते हैं, जैसे कि एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप लोग सुन रहे हो और मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लिसनर हैं। ठीक है, इसको सेंडर भी बोलते हैं, जो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, ये रिसीवर भी हो सकता है। और ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सहारा लूंगा लैंग्वेज का। ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। बट ये कम्युनिकेशन सक्सेस तभी होगी अगर जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले को हिंदी आनी चाहिए, वो भाषा कॉमन होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज। अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और इसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ आती है, कन्नड़ मैं बता दूं कर्नाटका की लैंग्वेज है, अगर मान लो इसे हिंदी नहीं आती है, तो मेरा मैसेज इसको क्या कन्वे हो पाएगा? जी नहीं, नहीं होगा। या तो मुझे कन्नड़ सीखनी पड़ेगी या तो इस व्यक्ति को हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो कॉमन लैंग्वेज होने के कारण ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिना कॉमन लैंग्वेज के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहीं से इंग्लिश की इंपॉर्टेंस भी पैदा होती है। क्या इंपॉर्टेंस है, आइए समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारा भारत देश है। अब भारत देश में आप किसी भी स्टेट में जाते हो, वहाँ पे जो भाषा आपको हेल्प करेगी अपनी कम्युनिकेशन करने में, लोगों से अपने काम निकलवाने में या लोगों के काम करने में, वो भाषा है हिंदी। भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, लोग इसको समझते भी हैं।
और उसी तरह, ठीक उसी तरह, पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं भी जाना है और अपने काम निकलवाने हैं या लोगों के काम करने हैं या अपनी कम्युनिकेशन करनी है, तो वहाँ आपको जो लैंग्वेज काम आएगी वो है इंग्लिश। हालांकि भारत में कुछ स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोगों को हिंदी अच्छे से नहीं आती है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वहाँ पे भी आप इंग्लिश का सहारा लेके अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों से हेल्प ले सकते हैं, उन्हें अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया। तो आइए जानते हैं अब ये लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज और कुछ नहीं है, इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य। जैसे कि अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये हिंदी लैंग्वेज है। ये दोनों हिंदी के सेंटेंस थे, यानी कि वाक्य थे। अगर मैं इंग्लिश के सेंटेंस बोलूँ, जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर, तो मैंने दोनों सेंटेंस इंग्लिश में बोले, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्म कर रहे हैं। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बेसिकली होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स। सेंटेंस के बारे में हम अगले चैप्टर्स में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, लेकिन वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज यानी सही क्रम में, किसके बाद कौन आएगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ काउंटिंग सुनाओ, तो आप सुनाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप सुनाते जाते हो। दूसरी तरफ आपका फ्रेंड बोलता है 4 1 5 3 2, और वो ऐसे ही लगा रहता है, आगे पीछे कोई भी नंबर बोल देता है। तो आपके हिसाब से कौन सही हुआ, कौन गलत हुआ? ये ऊपर वाला सही है, यानी कि आप सही हो। ये इसका सही क्रम है। क्यों? क्योंकि आपने इसके बारे में बुक में पढ़ा है, मैथ्स की बुक में पढ़ा है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी ऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स और ऑर्गेनाइज सेंटेंस होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइज नंबर हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आशीष ईट्स फ्रूट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट ईट्स आशीष। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो। इन दोनों सेंटेंसेस में आशीष भी है, फ्रूट भी है और ईट्स भी है, और है भी तीन तीन ही वर्ड है। लेकिन पहले का मतलब निकलता है आशीष ईट्स फ्रूट, यानी कि आशीष फ्रूट खाता है। दूसरे सेंटेंस का मतलब है फ्रूट आशीष को खाता है, फ्रूट ईट्स आशीष। अब इसमें सही कौन हुआ? पहले वाला, आशीष फ्रूट को खाता है। दूसरे वाला गलत हो गया, क्योंकि फ्रूट आशीष को कैसे खाएगा? तो ये जो सेंटेंस है ये है ऑर्गेनाइज सेंटेंस, इसलिए सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस है अनऑर्गेनाइज, तो ये सेंटेंस गलत है। बट सवाल अब ये उठता है, हमें कैसे पता कि ये ऑर्गेनाइज है या नहीं है? तो इसके लिए बने हुए हैं और सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का एक संकलन है जो बना हुआ है। उस रूल को फॉलो करके हम सही सेंटेंस या गलत सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सही सेंटेंस लिख सकते हैं। अब वो सेट ऑफ रूल्स कहाँ लिखा हुआ है? किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर में। हिंदी में व्याकरण होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है। ग्रामर से याद आया, एग्जामिनेशंस में आजकल स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ग्रामर की स्पेलिंग ERI होती है, में AR होती है। तो AR वाली ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है अभी तक का इंट्रोडक्शन। तो इंग्लिश ग्रामर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सही और गलत के बीच में, और इंग्लिश का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो आइए इंग्लिश को और ज़्यादा समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस को समझते हैं कि कौन सा सिलेबस एग्जाम में टारगेट होता है। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, बेसिक, एडवांस और वर्ड पावर। बेसिक में सबसे पहले आता है द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है।
आपको पार्ट्स पता होने चाहिए तभी तो आप गाड़ी चला पाएंगे। उसी तरीके से आपको इंग्लिश के पार्ट पता होने चाहिए, वैसे ही आप इंग्लिश चला पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द आर्टिकल आता है, यानी कि ए एंड द का इस्तेमाल कैसे होगा किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में। उसके बाद टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये जो लिखी हुई लाइन है, ये प्रेजेंट में बात कर रही है, पास्ट में कर रही है, फ्यूचर में कर रही है, आपको पता होना चाहिए। द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सीधी सपाट बात कैसी कही जाती है। पैसिव वॉइस, जैसे किसी की चुगली लगाई जाती है, वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, ये बहुत ही फनी फनी लेसन्स हैं। अगर आप इसको थोड़े एंजॉय करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद नरेशन, नरेशन में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस कैसे होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, क्या रूल्स हैं, किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे, एक बेसिक नॉलेज है। जब आप इसको तैयार कर लेंगे, इसके बाद एडवांस कोर्स में सबसे पहले आता है सेंटेंस। इसमें आप पढ़ेंगे सेंटेंस होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स। ठीक है, उसी तरीके से सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो सब हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद मोडाल्स हो गए, किसी भी एक सेंटेंस का मूड सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके कैसे चेंज किया जाता है, वो आप मोडाल्स में सीखेंगे। कैसे आप पोलाइट से वेरी पोलाइट हो सकते हैं, कैसे आप पोलाइट से रूड हो सकते हैं सिर्फ एक शब्द को चेंज करके, वो आप मोडाल्स में सीखेंगे। डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स में किस डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे सेंटेंस में किस तरीके से डिटर्मिनर यूज होता है, तो ये आप इसमें सीखेंगे। उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। ये दोस्तों, ये पूरे के पूरे कोर्स का निचोड़ है, पूरे कोर्स का। अगर आपको ये सब बातें होंगे तो राइटिंग सेक्शन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसमें लेटर होगा, पैराग्राफ होगा, एसे होगा, एप्लीकेशन होगी। उसके जो कंटेंट होते हैं, देखिए इसमें जो रूल्स होते हैं ना, जो उसका एक परफॉर्मा होता है कि डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर लिखना है, या थैंक यू करना है, वेरी सिंसियरली लिखना है। ये सब तो हो गए परफॉर्मा की बात। लेकिन जो बीच में कंटेंट होता है, उसको जब आप लिखेंगे वहां पे आपकी ये सारी चीजें यूज होंगी। मोडाल, सेंटेंस, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, वॉइस। इन सबको यूज करके जब आप अपने शब्दों में जान भरेंगे तो आप एक इम्प्रेसिव कंटेंट तैयार करेंगे, जिसको जो लोग पढ़ेंगे उससे इम्प्रेस होंगे। उसके बाद मिसलिनियस आ जाता है। मिसलिनियस क्या होता है? जिसमें एक्स्ट्रा, जो इन चीजों से हटके हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट इनको पढ़ने के बाद वो भी आसान हो जाएंगे, उनको हम मिसलिनियस में डालेंगे। पर पहला हमारा फोकस ये पूरा सिलेबस है। उसके बाद वर्ड पावर पे आते हैं। किसी भी भाषा को अगर आपने सीखना है तो उसमें शब्द शक्ति का नॉलेज आपको होना जरूरी है। वर्ड पावर में सबसे पहले आता है वर्ड मीनिंग्स। आपको शब्दों के मतलब पता होने चाहिए, तभी आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एक उड़िया भाषा है, यानी उड़ीसा की, उस भाषा में रुपया को या पैसे को टोंका कहते हैं। अब कोई आपको बोलेगा गोटे टोंका दियो, कोई मुझे 1 रुपए दे दे, तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आपको पता है ना टोंका ये मुझसे पैसे मांग रहा है। ठीक है, या कोई और भाषा है। अब जैसे बंगाली में एक मिठाई है सौंदेश, सौंदेश चाहिए। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं होगा सौंदेश मिठाई है कि कोई संदेश है, कोई मैसेज है, तो आप उस वर्ड मीनिंग को नहीं जानते हैं तो आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। वैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे लूट एक शब्द है, LOOT। ये हिंदी का शब्द था ही नहीं, ये इंग्लिश का शब्द था। तो अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा तो ही आप उसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जब आपको मीनिंग पता होगा किसी वर्ड का, तभी आप उसके सिनोनिम निकाल सकते हैं। सिनोनिम क्या होते हैं? इसी वर्ड के आस पास के मीनिंग वाले वर्ड्स, उनके जिनके मतलब लगभग सेम होते हैं। और जब आपको ये पता होंगे तभी आप एंटोनिम निकाल सकते हैं। एंटोनिम क्या होते हैं? उनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, जिनका मतलब ठीक उल्टा होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स का बना हुआ, 2 या 3 हर एग्जाम में आते हैं। स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन तो आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं। स्पेलिंग वाले में इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया जनरेशन है। हम लोग हैप्पी बर्थडे को HBD लिखते हैं,
हम लोग थैंक यू को TY लिखते हैं। ओके, हम वेलकम को WLC लिखते हैं। तो आजकल स्पेलिंग वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जामिनर्स के, वो इनको एग्जाम्स में डालते हैं और बहुत लोग इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सबको कर लेंगे उसके साथ साथ ही हम शुरू कर देंगे किसको, जिस पे हम फोकस रखेंगे मेन, वो है हमारी डेली यूज की भाषा। हम डेली इंग्लिश को यूज कर सकें, तो हम फोकस करेंगे द स्किल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। मैंने स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन तरीके से। हिंदी में बात सब कर लेते हैं, पर किसी की जुबान कड़वी होती है, कोई मीठी जुबान से अपने काम करवा लेता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके स्किल चलते हैं, किस तरीके से मोडाल्स को यूज करके लोगों से अपनी बातें मनवानी है, लोगों के साथ अच्छे से रहना है, अच्छे रिलेशंस कायम करने हैं, फॉर्मल रिलेशंस कायम करने, यानी कि आपकी जॉब्स पे आपको जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ड्स अच्छे मिलें, आपको रिगार्ड्स मिलें और आप प्रमोट हों। अपनी एजुकेशन में आपको टीचर से प्यार मिले, टीचर आपके ऊपर फोकस करे, आप टीचर्स की बात समझ पाए और टीचर आपकी बात समझ पाए, सोसाइटी में आपका एक सम्मान हो, लोगों के साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें, आप अपनी एजुकेशन लेवल दिखा सकें। तो इन चीज़ों के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इस कोर्स के बाद आप इंग्लिश को पढ़ भी पाएंगे यानी कि रीड कर पाएंगे, लिख पाएंगे यानी कि राइट कर पाएंगे, एंड बोल पाएंगे यानी कि स्पीक कर पाएंगे। तो ये हमारा फोकस है। बाकी अगले लेसन्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में आपको मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे मैसेज का वेट ना करना पड़े, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस आ जाए। धन्यवाद।